नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डिकोड यूपीएससी सीएससी में। आज है 2 अगस्त, दिन है फ्राइडे। आइए देखते हैं कि आज की कुछ खास खबरें क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहली खबर जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए कि इंडिया ने अपना थर्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में। कौन सा मेडल है? ब्रॉन्ज़ का मेडल है। किस में? अगेन शूटिंग में। ये भी शूटिंग में मेडल आया है हमारा। ये 50 मीटर एयर राइफल में आया हुआ है, जिसमें 3 पोजीशंस होते हैं। अलग अलग पोजीशन से मतलब फायरिंग होती है। इन 3 पोजीशंस पे फायरिंग की जाती है और वहाँ पे मतलब पॉइंट्स होते हैं। उनमें हमारा थर्ड मेडल आया है शूटिंग में। और ओवरऑल अभी तक सिर्फ 3 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं इसमें। ठीक है, ये जीता किसने है? स्वप्निल कुशाले ने जीता है। महाराष्ट्र के हैं ये, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से स्वप्निल कुशाले, जो कि टिकट कलेक्टर थे। ये क्या थे? टिकट कलेक्टर हैं और इन्होंने इसको जीता है। आपको याद होगा कि हमारे धोनी साहब, वो भी रेलवे में ही एम्प्लॉय थे और वो भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। और यहाँ पे हमारे ये भाई साहब भी उन्हीं में से एक हैं। ठीक है, और ये हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई कहीं ना कहीं तो इंडिया और अच्छी तरीके से आगे बढ़ ही रहा है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि इस ईयर का बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एज रिलेटेड टू रिजर्वेशन से रिलेटेड, वो आज का ये न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के मेजोरिटी से वर्डिक्ट दिया कि अब जैसे अभी तक क्या होता था, ओबीसीज 2 लेयर में डिवाइडेड थे, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, ओबीसीज को 2 कोटा में बांटा गया था, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। लेकिन एससी और एसटी को कोई भी कोटा में नहीं बांटा गया था। अगर वो एससी एसटी हैं तो बस उनको रिजर्वेशन उतना मिलेगा ही मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फैमिली। ठीक है, अब ये समझिए कि कोई एससी या एसटी का कैंडिडेट है, उनके फादर जो हैं ग्रुप ए के ऑफिसर हैं, तब भी उन्हें उतना ही रिजर्वेशन मिलेगा जितना एक उस आदमी को मिलेगा जिसके पास एक घर भी नहीं है ठीक ठाक। तो ये तो गलत बात है ना एक तरीके से। ये तो ऐसा हुआ कि मतलब आप इनइक्वल्स को भी इक्वल तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। इसी चीज़ में जस्टिस गोवई जी ने क्या बोला कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अनइक्वल्स को अनइक्वल तरीके से ट्रीट करें ताकि वहाँ पर रियल इक्वालिटी आ पाए। क्या था कि अनइक्वल्स शुड हैव टू बी ट्रीटेड अनइक्वली टू ब्रिंग रियल इक्वालिटी। तो उनका यही कहने का मतलब था ना भाई कि जो अगर जैसे एससी और एसटी को सब कैटेगरी में अलग अलग वेल्थ के लोग हैं, मतलब उनकी पोजीशंस अलग हैं, क्लास उनके अलग हैं, तो उनको भी हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, उनको भी डिवाइड करेंगे हम, एंड उसके बाद जो है जो उसमें एलिजिबल होगा हम उसी को रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, सब क्लासिफिकेशन से एक फ़ायदा ये होगा वहाँ पे कि हम मतलब कि डायरेक्ट उन लोगों पे हिट करेंगे। अपनी जो पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो भी हमारे नए स्कीम्स आएंगे, वो डायरेक्ट उन लोगों के लिए होंगे जो उसके लिए काबिल होंगे, जो डिज़र्विंग है वो चीज़ के लिए। ठीक है, डिज़र्विंग है उस चीज़ के लिए, उसी को वहाँ पे मिलेगा। ऐसे क्या हो रहा है कि वो लोग भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं जो वो डिज़र्व नहीं कर रहे हैं। उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि उनको इतना ज़्यादा रिजर्वेशन या इतनी ज़्यादा छूट वहाँ पे दी जाए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एससी एसटी के बारे में, तो प्रेसिडेंट होता है जो कि किसी भी माइनॉरिटी या किसी भी कास्ट को एससी या एसटी डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में ये होता है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला कि स्टेट्स जो हैं इन सब चीज़ों में सब कैटेगराइजेशन कर सकती हैं। उनके यहाँ पे जैसी जो भी स्थिति होगी वहाँ पे वो चेक करें उनके पोजीशंस को और वहाँ पे देखें कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है। ठीक है, ये बेसिकली जैसे इंदिरा साहनी जजमेंट आया था 1992 में, उसी में ये दिया गया था। इंदिरा साहनी जजमेंट में ही ये बोला गया था कि आपका जो इसका लिमिट होगा वो रिजर्वेशन का, वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी में इंदिरा साहनी जजमेंट में ही 27% कोटा फिक्स किया गया था ओबीसीज के लिए।
और इसी के बाद से पूरा इंडियन पॉलिटिक्स बदल गया था। पूरे इंडियन पॉलिटिक्स जो पहले एक जनरल वर्सेस अदर कास्ट होती थी वो बदल गई पूरी तरीके से, और वो ओबीसीज भी उसमें इंक्लूड होने लगे अच्छे खासे। फिर आता है 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन आया हुआ है जनरल में, है ना। तो इंदिरा साहनी केस से ये चीज़ें शुरू हुई थी, और आज जाके थर्सडे को जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देयर शुड ऑल्सो बी सब कैटेगराइजेशन इन SCs एंड ST क्लास, नॉट ओनली इन द OBCs क्लास। और भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल रिजर्वेशन का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं जो उसके एलिजिबल नहीं है, या जो ये उसके काबिल भी नहीं है। ठीक है, ओके, आगे ये देखते हैं। हाँ, उसके बाद जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई कि भाई दिल्ली में इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, कल तो फिर 6 लोग की मौत हुई, जिसमें ये स्टूडेंट्स नहीं थे, स्टूडेंट्स वाला अलग केस है, ये वहाँ के सिविलियंस हैं जिनकी अलग अलग, और मोस्ट पता है आप बिलीव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोक्यूशन से हुआ है। किस लिए हुआ है ये इलेक्ट्रोक्यूशन से? मतलब कि एक लड़के का तो जान गया कि उसका जो वाटर अलार्म सिस्टम था वहाँ पे लगा हुआ था, उस वाटर अलार्म सिस्टम से करंट लीक हो रहा था, जिससे उसके पूरे छत पे जो है, पूरे उसके जो रूफ था उस पर पूरा करंट आ रहा था, और वहाँ पे वो टच करने से उसका डेथ हो गया। 2 बच्चे, मतलब कि एक मदर थी, उनकी छोटी सी बेटी थी, वो उनका पैर फिसलता है रोड पे, वो सीवेज में जा गिरती हैं जो बना होता है, और उसमें जाके गिरने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। और उसी पे जो है, मतलब कि आप सोचिए कि ये सिर्फ ब्लेम गेम खेला जा रहा है। नो वन इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीदर MCD नॉट DD, ना ये म्यूनसिपैलिटी वाले, ना डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले। ये कह रहे हैं कि उनका काम था, ये कह रहे हैं कि उनका काम था, और इसमें पिस कौन रहा है? जनता। वो भी मतलब कि छोटी मोटी इंसिडेंट नहीं, डायरेक्ट वहाँ पे डेथ हो रही है, वहाँ पे कुछ इंतज़ाम ही नहीं है वहाँ पे। अब वो वहाँ पे डूब रही थी, और वहाँ पे जो खड़े थे उनके पास कोई इक्विपमेंट्स ही नहीं थे कि वो उनको बचा पाए वहाँ पे। अब समझिए कि इतना इररिस्पॉन्सिबल तरीक़ों से गवर्नमेंट हैंडल कर रही है इन चीज़ों को, कि जिससे साफ साफ दिख रहा है कि लोग सिर्फ लापरवाही कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे को। हर ऑफिसर करप्टेड है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने को तैयार हो रहा है, और ऐसी सिचुएशन में सिर्फ हम देख रहे हैं कि डेथ हो रहा है नॉर्मल सिटीजन्स का। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट आज इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे वो करप्टेड ऑफिसर्स ने काम नहीं किया। अगर वो कल काम किए होते, अगर वो ड्रेन्स को साफ़ किए होते, वहाँ का जो सिल्ट वगैरह था उसको साफ़ किए होते, हटाया गया होता, तो आज ये दिन देखने की नौबत ना आती। हर जगह बारिश हो रही, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दिल्ली में बारिश हो रही, लेकिन बहुत ज़्यादा डेथ क्यों दिल्ली में ही देखने को मिल रही है? क्योंकि वहाँ पे ऐसे सिचुएशंस हो रहे हैं। ठीक है, और वहीं जगह वायनाड की अगर हम बात करें, जो कि परसों से ही न्यूज़ चल रहा है, वहाँ पे जो है आर्मी ने बोला कि लगभग 300 लोगों की डेथ हो चुकी है, और काफ़ी लोगों की बॉडी मिलना अभी बाकी है। जो उस जोन में आया, डिज़ास्टर जोन में, वो बिल्कुल बच नहीं पाया। ठीक है, और इसमें भी सोचिए कि अब पॉलिटिक्स क्या हो रहा है कि केरला के CM साहब जो हैं, और हमारे होम मिनिस्टर साहब, केरला के CM साहब क्या कह रहे हैं कि भाई हमें तो वार्निंग ही नहीं दी गई, होम मिनिस्टर जी गलत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वहाँ पार्लियामेंट में, हमें कोई वार्निंग नहीं दी गई, हमें रेड अलर्ट नहीं दिया गया। भाई मतलब आप ये सोचिए कि आप एक स्टेट के CM हैं, आपको 4 दिन पहले 18 तारीख से ही वार्निंग दी जा रही है कि हाँ बारिश वहाँ पे हो सकती है, अच्छी खासी बारिश हो सकती है। 25 तारीख तक वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है, तब भी अभी वो रेड अलर्ट का वेट कर रहे हैं, रेड अलर्ट आएगा तब हम इंतज़ाम करना शुरू करेंगे, लोगों को हटाना शुरू करेंगे वहाँ से। ठीक है, तो अब वो ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने हमें रिसोर्सेज ही नहीं, हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड किया। मतलब कि बस ब्लेम गेम खेला जा रहा है यहाँ पे। वो इनको ब्लेम कर रहे हैं, वो उनको ब्लेम कर रहे हैं कि ये उनकी गलती, ये उनकी गलती, और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है यहाँ पे।
ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस में भी जहाँ पे 200 300 लोग मर जा रहे हैं और इनके जान की कोई कीमत ही नहीं हो रही है वहाँ पे। ठीक। अच्छा, जैसे अभी ये जो कलर कोडिंग होता है कि ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है। जैसे अगर रेड अलर्ट जारी जारी किया गया है कहीं पे, तो उसका क्या मतलब है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लैंडस्लाइड वहाँ पे हो सकता है कई लोकेशंस में, और बहुत ज़्यादा मतलब वेरी हैवी टू हैवी रेनफॉल अकर हो सकता है। ठीक है। और ऑरेंज में क्या होता है कि हाई पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड इन वन और मेनी लोकेशंस। ठीक। येलो का क्या मतलब होता है कि मॉडरेट पॉसिबिलिटी है, एंड लो का क्या मतलब होता है बहुत लो पॉसिबिलिटी है लैंडस्लाइड वगैरह होने की। यही सेम कलर कोडिंग से रिलेटेड पूछा गया था मेंस में, शायद 2021 या 20 में ऐसा कुछ आया था। ठीक है। उसमें आईएमडी के कलर कोडिंग पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो ये जानना आपका ज़रूरी था कि कलर कोडिंग का क्या मतलब होता है, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें होती हैं जो हर कलर रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये हमें जानने ज़रूरी है। ठीक है। और अच्छा, ये देखिए कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ऐसे सिचुएशंस को, कि कौन कौन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसमें एक होता है आईएमडी, हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है हमारा, सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन जो होता है ये। ठीक है। सेंट्रल वाटर कमीशन होता है, आईएमडी होता है। ओके। ये लोग जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आगे आने वाले टाइम पे क्या क्लाइमेट का रिस्पॉन्स, मतलब क्या क्लाइमेट होगा, क्या बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, या क्या और अलग डिसास्टर्स आ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। ओके। आइए हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। हाँ, एक ये था कि स्टेट कमीशन बना था, महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये बनाया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। क्यों बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको इसलिए बनाया था कि ताकि जो मराठा कम्युनिटी है हमारी, तो मराठा कम्युनिटी जो महाराष्ट्र की है बेसिकली, तो उनके बारे में आप जांच करिए और पता करिए कि उनकी क्या सिचुएशंस है, क्या करंट सिचुएशन है। तो उन्होंने जो है करीबन 1.58 करोड़ घरों में जाके मतलब निरीक्षण किया, सर्वे किया वहाँ पे, एंड उन्होंने बताया कि मराठा कम्युनिटी की जो हालत है वो एक्सेप्शनली बैकवर्ड है among the Maratha community, and the financial position of the vulnerable Maratha community was very low even in comparison with the open category non-creamy layer class, and therefore they deserve special protection। ठीक है। एंड द राइजिंग परसेंटेज ऑफ सुसाइड्स, मतलब कि वहाँ महाराष्ट्र में आप सुसाइड्स का रेट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। स्पेशली उन सुसाइड्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, मराठा कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं। करीबन 94% जो सुसाइड हो रहे हैं उसमें से मराठा कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है। तो वो एक ये चीज़ थी कि स्टेट कमीशन ने बोला हाई कोर्ट से कि वो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को, उनको मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है। ओके। आगे आइए हम देखते हैं कि हाँ, यूपीएससी से रिलेटेड एक बहुत ही मोटिवेटेड आर्टिकल आज था कि कैसे यहाँ पे लोग ड्रीम्स, मतलब इन 10x10 के कमरों में एक बहुत बड़ा ड्रीम सजो के आते हैं अपने छोटे छोटे गांव से, दूर दराज से, और दिल्ली जैसे शहर, इतने महंगे शहर में किसी तरह एफर्ट करके आते हैं और वो अपने ड्रीम्स को पाने के लिए एकदम जिद्दोजहद से मेहनत करते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे एक छोटी सी कहानी बताई गई है शुभम मिश्रा जी के बारे में, जो कि प्रयागराज एक्सप्रेस से प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कुंडा से वहाँ पे गए दिल्ली तैयारी करने के लिए, जो 25 साल के थे। इनके पिताजी ने 1,60,000 रुपये लगभग लोन लिया और इनके कोचिंग का फ़ीस और वहाँ पे रेंट वगैरह के लिए सुविधा दी। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पे खर्चा है, बेचारे को ट्यूशन ज्वाइन करना पड़ा ताकि घर पे लोड कम पड़े। एंड उन स्थिति में, मतलब ये जहाँ रहते हैं वहाँ पे 4 लोग रहते हैं विदाउट एनी वेंटिलेटेड खिड़की, सिर्फ एक छोटा सा कमरा है बेसमेंट का, जहाँ पे 1 घंटे भी बारिश होती है तो वहाँ पे पूरा पानी भर जाता है। आप सोचिए कि लोगों के पास कितनी कम फैसिलिटी है, इन फैसिलिटियों में भी वो अड़े हैं। वो यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम का ख्वाब देखे हैं कि नहीं, मुझे ये करना ही करना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो स्थिति रहे, चाहे जो परिस्थिति रहे, अब मुझे करना ही करना है ये चीज़। और कितने ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास सभी रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं भाई, एवरीथिंग, मतलब अच्छा घर, फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, कोचिंग, एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज से लेके सब कुछ, उनको हर चीज़ अवेलेबल होता है।
उनके फादर मदर जो है एम्प्लॉयड होते हैं, या कोई भी, मतलब उनके यहाँ फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन वो भी ढूंढ रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, भाई मुझे तो मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है मेहनत करने का। आप सोचिए कि एक बच्चा वो आ रहा है जिसके फादर लोन लेके उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्हें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करें, क्या करें हम। आप सोचिए। तो मैं आपसे बस यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, XYZ, आप वनडे एग्ज़ाम, UPSC, PCS, किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि ये आपके पेरेंट्स ही हैं जिन्होंने इतनी हिम्मत करके आपको भेजा वहाँ पे, तैयारी करने के लिए पैसे दिए। तो आपको ये चीज़ कभी भूलना नहीं है कि हमारे पेरेंट्स का क्या रोल था हमारे लाइफ में। कल को अगर आप कुछ अच्छा कर जाते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को पे कर रहे हैं वो चीज़। आपका रिज़ल्ट जो होगा ना, वैसे तो आप कभी पेरेंट्स का जो रोल होता है उसको कभी पे ऑफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट आएगा ना, आप इतनी मेहनत करिए। देखिए, स्ट्रगल भी उसी को चुनता है ना जिसके अंदर मेहनत करने की शक्ति होती है। स्ट्रगल हर किसी को नहीं चुनता है। जैसे ये कहावत है कि स्ट्रगल उसी को चुनता है जिसके अंदर मेहनत करने की शक्ति होती है। अगर आप पता है मेहनती नहीं होंगे, आप काम करने से झिझकते हैं, आलसी हैं आप, तो आपके अंदर, आपके लाइफ में ना कोई स्ट्रगल भी नहीं आएगी। आप ऐसे ही लेथार्जिक वे में चीज़ें करते रहेंगे 4-5 साल ऐसे चलता रहेगा, कोई मतलब नहीं होता है, कोई रिजल्ट नहीं आता, अंत में आप किसी नए चीज़ पे आ जाते हैं और वो चीज़ भूल जाते हैं। लेकिन वहीं अगला बंदा जो आता है वो ये टाइम लिमिट लेके आता है कि 2 साल का ही टाइम है मेरे पास, 2 साल के अंदर मुझे जी जान लगा देना है, दिन रात एक कर देना है, कुछ नहीं छोड़ना है। 10 बार, 20 बार, 25 बार मैं रिवाइज़ करके हर चीज़ पढ़ूंगा, हर चीज़ याद रखूंगा और मैं तो निकाल ही लूँगा ये एग्ज़ाम। तो इस अप्रोच से, मतलब आपको ना मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी उसमें। मोटिवेशन क्या होता है ना, पटाखे की तरह होता है, ऐसे जलेगा, फुस से आवाज़ करेगा, फिर ख़त्म। आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन आपके अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम, छोटा से छोटा एग्ज़ाम, ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आप कभी नहीं क्रैक कर पाएंगे। डिसिप्लिन अपने अंदर जनरेट करिए, मतलब डेली अपने अंदर ये आप रूटीन बना लीजिए अपने अंदर कि भाई मुझे डेली सुबह उठ के मुझे पढ़ना ही पढ़ना है 2 घंटे, उसके बाद ही मैं कोई और काम करूँगा। चाहे आप 9 बजे उठें, 10 बजे उठें, 12 बजे उठें, 6 बजे उठें, 4 बजे उठें, डजेंट मैटर। आपको सुबह उठ के सबसे पहला काम ये करना है कि 2 घंटे का स्लॉट मुझे फिक्स ही करना है, मुझे 2 घंटे की पढ़ाई हर हाल में करनी है, बाकी दुनिया उसके बाद शुरू होगी। ठीक, उसके बाद आपको खाना पीना, नाश्ता, चाय वगैरह सब उसके बाद। भाई देखो, अगर जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, तब जाके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे। ठीक है, नहीं तो आप भी ऑर्डिनरी की कैटेगरी में रहेंगे हमेशा। अगर आपको ये ऑर्डिनरी नहीं बनना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? डेली 1 आवर और एक्स्ट्रा करिए, डेली हाफ एन आवर एक्स्ट्रा करिए, कुछ नहीं तो डेली 20 मिनट, 25 मिनट, जितना डेली आप बैठते हैं उतना और एक्स्ट्रा करिए। बस ये सोचिए यार 10 मिनट और कर लेता हूँ, फिर उसके बाद उठता हूँ। ठीक है, तो आपको ये सब करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि भाई हर कोई जो भी इस एग्ज़ाम के साइकिल में है, किसी भी एग्ज़ाम के साइकिल में है, अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में है, वो भाई जल्दी से जल्दी उसकी तैयारी हो जाए, कहीं रिज़ल्ट उसका अच्छा आ जाए। किसी भी PDF में, जिस दिन किसी भी PDF में आपका नाम होगा, उसी दिन भाई आपकी सारी मेहनत पूरी हो जाएगी, हर कोई खुश रहता है, तब आपकी एक अलग दुनिया चलना शुरू होती है। हर चीज़ बदल जाती है, हर चीज़, सोचने के तरीके से लेके हर चीज़ में बदलाव आप देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। ओके, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है पार्लियामेंट से रिलेटेड, जो कि मनी बिल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मनी बिल से रिलेटेड है। तो ये मनी बिल से रिलेटेड है।
ठीक है। लेकिन अच्छा, शुरू कर मनी बिल और इसके बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूं कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल होता क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें जानना ना कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल होता क्या है, क्योंकि वो आर्टिकल ही पूरा इसी के बेसिस पे, जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं होगा उसमें क्या अंतर है, क्या वो है एक्चुअली में, आप वो जब जान लेंगे तब आपको बहुत आसानी होगी वो चीज़ समझने में। ठीक है, सबसे पहले फाइनेंशियल बिल क्या है। फाइनेंशियल बिल एक जनरल सेंस में एक बिल होता है जो रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। ठीक है, दीज आर दोज बिल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल मैटर्स सच एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रेवेन्यू। मतलब गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है और जो रेवेन्यू है उससे रिलेटेड जो भी बिल्स होते हैं ये हमारे फाइनेंशियल बिल होते हैं। मनी बिल भी एक हमारा फाइनेंशियल बिल का हिस्सा होता है। इट इज़ ऑल्सो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल। लेकिन जो मनी बिल होता है ना उसमें कुछ लिमिटेड आर्टिकल ही होते हैं। वो कौन से मैटर्स हैं या कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आर्टिकल 110 में लिखे गए हैं, सब क्लॉज 1A to G में। इसमें जो जो मैटर आते हैं वो सारे मैटर ही सिर्फ मनी बिल से रिलेटेड है। अगर इन्हीं मैटर्स के बारे में वो बिल है तब तो वो मनी बिल है, अगर इन मैटर्स के बाहर है तब तो वो फाइनेंशियल बिल है, अगर रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। फाइनेंशियल बिल जो है हमारा आर्टिकल 117 के बारे में है। 117 जो है आर्टिकल है हमारा, वो फाइनेंशियल बिल के बारे में बात करता है। एंड फाइनेंशियल बिल के दो टाइप होते हैं। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट जो आर्टिकल 117 का फर्स्ट सब क्लॉज है, ये सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को नहीं इंक्लूड करता जो आर्टिकल 110 में लिखे गए हैं, बल्कि उनको भी इंक्लूड करता है जो इनसे लेजिस्लेटिव प्रोविज़न, जो इन सब से रिलेटेड जो इनका लेजिस्लेटिव प्रोविजंस होता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। एंड मनी बिल फाइनेंशियल बिल जो होता है ये कहीं भी ओरिजिनेट किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में भी। लेकिन बोथ द बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द प्रेसिडेंट्स एडवाइस। चाहे वो मनी बिल होगा, चाहे वो फाइनेंशियल बिल का फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट टाइप होगा, ये तभी इंट्रोड्यूस होगा जब प्रेसिडेंट का एडवाइस आएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। एंड प्रेसिडेंट मे कॉल अ जॉइंट सेशन, मतलब कि इससे रिलेटेड कहीं भी अगर जैसे मैटर फंस जाता है, पास नहीं हो रहा है, तो प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बुला सकता है अगर वो एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आवाज़ आ रही है तो उसके लिए आई एम सॉरी, वो थोड़ा काम चल रहा है इस वजह से आवाज़ें आ सकती हैं, तो आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो टाइप है फाइनेंशियल बिल का वो है आर्टिकल 107 सब क्लॉज 3 का। एंड ये डजंट कंटेन एनी आइटम लिस्टेड इन आर्टिकल 110, बट इट डजंट कंटेन मेजर्स इम्पैक्टिंग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्पेंडिंग। मतलब कि जो जो स्पेंडिंग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रही है उन चीज़ों के बारे में अगर कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी मैटर है जो इनके स्पेंडिंग को एक्चुअली में अफेक्ट कर रहा है, तो वो हमारा सेकंड टाइप में आता है। ये जस्ट और रेगुलर ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है और इनको उसी सेम प्रोसीजर से पास कराया जाता है जैसे कि एक ऑर्डिनरी बिल होता है। And this bill is sole unique feature is that neither house of the parliament may pass it without the president first requesting that it should be brought up for the consideration। मतलब कोई भी हाउस इसको पास नहीं कर सकती है जब तक प्रेसिडेंट ने, मतलब प्रेसिडेंट का पहले ही हमें वहाँ पे एक्सेंट चाहिए होगा कि प्रेसिडेंट अगर अलाउ करता है तभी ये बिल इंट्रोड्यूस होगा और तभी इस पर डिस्कशंस किए जाएंगे। एंड इट कैन बी फाइल्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब क्योंकि हमने पहले ही ले लिया ना प्रेसिडेंट का अप्रूवल, हमने पहले ही ले लिया था तभी तो ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसके बाद उसके उन प्रेसिडेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल बिल होता है। फाइनेंशियल बिल के अंदर ही मनी बिल आता है। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल हमारा आर्टिकल 110 में डिफाइंड है कि ये उन प्रोविजंस को डील करता है जो टैक्सेस से रिलेटेड है, रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग से रिलेटेड है, मनी एक्सपेंडिचर या रिसीट ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ठीक है, Article 109 delineates the procedure for the passage of such a bill and confers an overriding authority on the Lok Sabha in the passage of money bills। ठीक है, एंड द स्पीकर जो होगा, जो स्पीकर होता है उसी का डिसीजन फाइनल होता है, वही डिसाइड करेगा कि ये बिल मनी बिल है या नहीं मनी है, ये बिल मनी बिल है या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पीकर डिसाइड करेगा, इसके अलावा कोई नहीं डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या देखा
कि फाइनेंशियल बिल होता है, फाइनेंशियल बिल के अंडर में मनी बिल आता है, मनी बिल हमारा जो है आर्टिकल 110 में है, फाइनेंशियल बिल 117 में है। इसके दो पार्ट है, 1 सब क्लॉज और 3rd सब क्लॉज। ये जो है बिना प्रेसिडेंट के नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन इसके लिए भी बिफोर प्रेसिडेंट का एसेंट ज़रूरी है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल क्या है। अब आइए आगे देखते हैं कि आर्टिकल में क्या कह रहा है। ठीक है, जो आज का ये आर्टिकल है वो ये समझाना चाह रहा है कि 2017 में, मैं आपको एक इसका क्रक्स दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे समझने में ये चीज़ को, कि 2017 में जो है फाइनेंस एक्ट जो पास हुआ था, तो उसी के खिलाफ 2019 में रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडिया बैंक्स लिमिटेड ने चैलेंज किया था कि ये बिल जो है फाइनेंस एक्ट के अंदर जो ये बिल पास हुआ था, ये गलत बिल पास हुआ था और इसके अंदर जो मैटर्स थे वो इनसे रिलेटेड नहीं थे। एक्चुअली में उसमें क्या क्या गया था 2017 वाले बिल में, मैं आपको ये बताऊं कि उसमें लगभग करीबन 26 डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स जो था उसको एबॉलिश करके उसमें मर्ज किया गया, अलग अलग ऑफिसर्स के क्वालिफ़िकेशंस को अल्टर किया गया, चेंज किया गया, उनके अपॉइंटमेंट्स को बदला गया और उनके जो अलग अलग स्टिपुलेशंस थे, मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस वगैरह, उनका जो क्या बोलते सैलरीज वगैरह के बारे में, उन सब के बारे में चेंजेस किए गए थे। ठीक है, तो ये चेंजेस किए गए, अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में अथॉरिटी और उनके ज्यूरिसडिक्शन को चेंजेस किया गया और इन सब को किसके अंदर डाल दिया गया था? मनी बिल के अंदर डाल दिया गया था। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है कि वो उन सारे बिल्स को या मैटर्स को जो कि उन्हें डर रहता है कि ये सब जो है रुक सकते हैं या इन सब पे वोटिंग होगी तो ये पास नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे बिल्स जो हैं हमारे, ये ऐसे मैटर्स को ना मनी बिल या फाइनेंशियल बिल के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, उनके अंदर डाल दिया जाता है और फिर इन्हीं से डायरेक्ट बाईपास करा दिया जाता है। किसको बाईपास करते हैं? ये राज्यसभा को बाईपास करते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है कि मनी बिल जो है राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है ऐसा खास, सिर्फ राज्यसभा के पास जाएगा, वो कंसिडर करेंगे, वो ना ही रिकमेंडेशन दे सकते हैं ना ही उस पर कुछ चेंजेस ला सकते हैं, उन्हें हर हाल में उसको पास करना ही करना है। तो इसीलिए मनी बिल के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है कि और भी सब क्लॉजेस ऐड करके अपने अलग अलग मैटर्स, वो सारे मैटर जो डिस्क्रिशनरी होते हैं उन सबको भी पास करवा देती है। ठीक, तो गवर्नमेंट जो है ऐसे अपने मैटर्स को, अलग अलग मैटर्स को वो पास करा देती है, मतलब वो एक तरह से ना छुप छुपा के अपने उन चीज़ों को पास करवा देती है पार्लियामेंट से, जो कि वो थोड़े डिस्क्रिशनरी होते हैं या वो ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ उनके अलग पर्सनल इंटरेस्ट छुपे होते हैं। ठीक है, तो उसी में रोजर मैथ्यू जी ने, जो पिटिशनर थे, उन्होंने क्या बोला कि वो जो चेंजेस किए गए 2017 के फाइनेंशियल बिल में वो फार टू एक्सटेंसिव से, मतलब कि वो जो क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होता है मनी बिल के लिए वो उससे बहुत ज़्यादा आगे थे। मतलब कि जो आर्टिकल 109 में मैटर्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड मनी बिल से, वो उन मैटर्स से भी बियॉन्ड था। ठीक है, उसमें जैसे वो जो सब्जेक्ट है कि इम्पोजिशन या एबॉलिशन ऑफ अ टैक्स, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी, अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एनी मैटर इंसिडेंटल टू दीज स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इन सब मैटर से ही रिलेटेड वहाँ पे वो जो सब्जेक्ट्स उसके अंदर होने चाहिए क्लॉज, मतलब वो ड्राफ्ट बिल में वो इन्हीं सब से रिलेटेड होने चाहिए, लेकिन जो वहाँ पे किया गया वो इन सब के बियॉन्ड में था। तो वही रॉजर मैथ्यू साहब कह रहे हैं कि ये जो बिल लाया गया था वो एक्चुअली में मनी बिल नहीं होना चाहिए था, उसको एज अ ऑर्डिनरी बिल पास करवाना चाहिए था। ठीक है, अब यही देखना है कि गवर्नमेंट जो है इस पे जब सुप्रीम कोर्ट जो है जब इस पे सुनवाई करती है तो वो इस पे क्या कहना चाहती है या वो क्या कहेगी और क्या वो डिसीजन लेगी। ठीक है, ये डायरेक्टली दिखाता है कि कैसे कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा अपनी चीज़ों को पास कराने के लिए, वो कैसे बाईपास कर रहे हैं लेजिस्लेशन के, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है उसको ये कैसे बाईपास करके अपने आप को वहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही आप देखेंगे कि 2019 के फाइनेंशियल बिल में
जो फाइनेंस एक्ट आया था 2019 में, उसमें भी इन्होंने पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, उससे भी रिलेटेड इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए थे, जो एक डेफिनेशन थी कि एक्चुअली में पीएमएलए में क्राइम क्या होता है, ये उसी को उन्होंने चेंज कर दिया गया था। एंड इसी की वजह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक पावर दे दी गई टू अरेस्ट, अटैच एंड सर्च एंड सीजर ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एनी पर्सन। ठीक है, तो ये उसी में इंक्लूडेड था, जिसकी वजह से आज ईडी के पास इतने पावर है। तो एक तरह से ये इनका कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर हुआ ना, कि मतलब वो पावर का ओवर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे अपनी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो इसके साथ में ना चल के वो बाईपास कर रहे हैं चीज़ों को, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें गलत होती हैं। किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर ऐसी चीज़ें लगातार हो रही हैं तो ऑब्वियसली उस कंट्री के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए गलत है, वहाँ के सिटीजन्स के लिए गलत है। ठीक है, वहाँ के सिटीजन्स का भरोसा उठ जाएगा भाई कि क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा यहाँ पे। ठीक, ओके। अच्छा, अपर हाउस का रोल क्या होता है, मतलब राज्यसभा का रोल क्या होता है ऐसे सिचुएशन में? कि देखिए, वो कोई इस पे, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि उनका इसमें कोई खास रोल नहीं होता है, स्पेशली फाइनेंशियल बिल या मनी बिल में। वो बस उसको पास करना ही करना है उनको। उनका कोई रिकमेंडेशन भी अगर वो देते हैं तब भी मतलब लोकसभा पे वो बाइंडिंग नहीं है कि वो उसको माने ही, और 14 दिन के अंदर अंदर उनको पास करना ही करना है उसको। ठीक, तो इसी वजह से राज्यसभा का इसमें कोई खास रोल नहीं होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वो है इंडिया और यूके के बारे में। किसके बारे में है? इंडिया और यूके के बारे में। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जैसे हमारे पीएम साहब का ये 3rd टर्म हुआ है, उन्होंने वापस से विक्ट्री हासिल की। एंड उसी जगह जो यूके था, जो अभी तक ऋषि सुनाक जी वहाँ पे थे यूके के, तो वो जो है वहाँ पे हार जाते हैं। और जो अब नई पार्टी पावर में आती है वो कौन सी पार्टी है? लेबर पार्टी है। कौन सी पार्टी है? लेबर पार्टी है। ठीक है, और इसमें कौन जीतता है? सर कायर स्टारमर यहाँ पे जीतते हैं, और ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है इसमें, मतलब कि वो बहुत अच्छे मार्जिन से वहाँ पे जीतते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यही बताने की कोशिश किया है रिचर्ड मैकलम जी ने, जो सीईओ हैं यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो वहाँ पे इन्वायरमेंट है, जो नई गवर्नमेंट बनने के बाद जैसे एक सिग्नल होता है ना कि हम वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या उनके जो प्रोपेगेंडाज होते हैं उनसे समझ में आ जाता है कि क्या रिलेशंस रहेंगे आने वाले टाइम में, या ये गवर्नमेंट पावर में आती है तो कैसे वहाँ पे संबंध रहेंगे किसी दो कंट्रीज़ के बीच में। ठीक, तो इसमें ये देखा जा रहा है कि यूके की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल्स हैं इंडिया के लिए, और यूके की तरफ से जो एफटीए अभी तक हम लोग का पेंडिंग में है, यूके इंडिया एफटीए जो है हमारा, ये हो सकता है कि ये अप्रूव हो जाए और ये और डीपर हो इसमें, किसमें? सिक्योरिटी में, टेक्नोलॉजी में, क्लाइमेट चेंज में और एजुकेशन में। ठीक है, एंड ये बोला जा रहा है कि 2030 का एक रोड मैप डिलीवर किया गया है, जिसमें कि बायलैटरल ट्रेड 2023 में जो सिर्फ 39 बिलियन यूरो तक था, उसको हम बढ़ा के और ज़्यादा बढ़ाएंगे। एंड देयर विल बी अ रोड मैप टू 2047 टू अनलॉक द फुल बेनिफिट ऑफ दिस पार्टनरशिप। ठीक है, इंडिया क्यों मैटर करता है? देखिए, इंडिया एक सबसे अहम इंडिया आज के टाइम में एक बहुत ही इमर्जिंग इकोनॉमी है। एक तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है एंड बहुत ही इमर्जिंग इकोनॉमी है। जैसा कि 2023 में जब 2023 की G20 प्रेसिडेंसी थी इंडिया पे, तो उसी टाइम पे हमने एक बहुत अच्छा रिमार्केबल मून लैंडिंग भी किया था। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी बहुत अच्छी हो गई है धीरे धीरे। ठीक है, तो पहले के टाइम में क्या था कि एक टाइम पे यूके इंडिया का बेस्ट, मतलब सबसे ह्यूज, अगर कहीं से डिफेंस का प्रोक्योरमेंट होता था तो वो यूके से होता था। लेकिन आज वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 बिलियन यूरो तक रह गया है। ठीक है, तो इन जगहों पे किन किन एरियाज़ में हम और अलाइनमेंट अपना कर सकते हैं, कि जैसे डिफेंस एंड सिक्योरिटी में हम कर सकते हैं। ठीक है, और हम एनर्जी के सेक्टर में कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा इसमें न्यूज़ में है, तो उसके सेक्टर में हम पार्टनरशिप अपने आप को बढ़ा सकते हैं। और हम मेडिकल हेल्थ में, मतलब जो हेल्थ केयर पार्टनरशिप है हमारी, उसमें हम बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, जो लाइफ सेविंग मलेरिया वैक्सीन हम शुरू कर रहे हैं, लाइफ सेविंग मलेरिया वैक्सीन जो है हमारी, वो जो हम शुरू कर रहे हैं, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे लिए। ठीक है,
और देखिए ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया और यूके है ये बहुत ही पुराने पार्टनर हैं और ये लोग जो हैं पहले से ही एक नेचुरल एलाई थे। एंड अगर देखा जाए तो अभी मोदी जी ने जैसे बोला था कि द मोर योर फ्रेंडशिप डीपन विथ इंडिया द मोर प्रॉस्पेरिटी एक्रूज टू बोथ एंड सेट द टोन फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। मतलब मोदी जी का ये कहना था कि जितना डीपनिंग हमारा टाइज होगा, जितने अच्छे हम दोस्त होंगे, उतना ज़्यादा ही दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा और उतना ज़्यादा हम अपने रिलेशंस को और ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो इंडिया यूके हमारा जो है आईआर के रिस्पेक्ट में ज़रूरी है, स्पेशली आफ्टर ब्रेक्सिट के बाद, मतलब कि ब्रिटेन ने जो एग्ज़िट किया ईयू से, उसके बाद जो है काफ़ी मतलब कि संभावनाएं बढ़ गई हैं कि इंडिया और यूके अपने रिलेशन को और डीपेन कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट आर्टिकल को हम देखते हैं। हमारे ये हमने देख लिया है। हाँ, एक आज का जो सबसे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं और इनका रिलेवेंस क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इस बार के बजट में इस बार प्रॉमिस किया गया कि एक पॉलिसी आएगी जो कि प्रमोट करेगी पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट को, ताकि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो जाती है और जो हमारी एनर्जी शॉर्टेज बेसिकली हो जाती है वो देखने को ना मिले। और इसके लिए क्या है पंप स्टोरेज, आइए ये हम देखते हैं। पंप स्टोरेज बेसिकली क्या होता है कि पंप स्टोरेज एक तरह से स्टोरेज होता है जिसमें हम पंप्ड के थ्रू, मतलब प्रेशर के थ्रू, जैसे वाटर को हम स्टोर करते हैं, उसके बाद वहाँ पे मतलब जैसे दो टाइप का होता है इसमें कि एक सेम लेवल का बन सकता है, एक 2 लेवल का बन सकता है। कि एक प्रेशर हम मतलब उनको हाइट तक लेके जाएंगे ताकि फिर उसको हम ड्रॉप करेंगे पानी को, तो वहाँ से बहुत हाई प्रेशर से पानी निकलेगा और टरबाइन वगैरह आसानी से वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये है पंप स्टोरेज का। अगर हम वाटर के रिस्पेक्ट में बात करें, हाइड्रो एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करें, तो वाटर का स्टोरेज हम करेंगे, फिर उसके एक टाइम बाद, मतलब जब काफ़ी स्टोरेज हो जाएगा, जब हमारे पास एक लेवल पहुंच जाएगा, तो उनको एक मतलब हाइट से हम छोड़ेंगे ताकि हमें जो वो फ्लो की ज़रूरत पड़ती है टरबाइन को रन करने के लिए, वो ज़रूरत हमें ना पड़े और हम उन ज़रूरत के पहले ही, मतलब कि उस ज़रूरत के पहले ही हम उसको वहाँ से खोल के हमारा टरबाइन वगैरह रन कर सके। जिससे क्या होगा कि हमें वेट नहीं करना पड़ेगा वाटर्स के फ्लो का, या हाई वाटर लेवल बढ़े तब जाके हमारा टरबाइन वगैरह रन हो। क्योंकि गर्मियों में हम अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज हो जाता है। ठीक है, और इंडिया का जो प्लान है वो ये है कि 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी उसको क्रिएट करना है 2030 तक। तो अगर इंडिया को इस एनडीसी को जो है अचीव करना है, तो इनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये पम्प्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ को और प्रमोट करें। जब तक ये प्रमोट नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा इंडिया के लिए कि वो इस टारगेट को अचीव कर सकता है। ठीक है, एंड अगर जैसे हम बात करें कि इंडिया के पास अभी कितना है, इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 3.3 गीगावाट ऑफ पम्प्ड स्टोरेज है। कहाँ पे है? नागार्जुन सागर में है, कदाना में है, कदमपराई तमिलनाडु में है, एंड पंचेत एंड भीरा में है। इस फील्ड में सबसे ज़्यादा आगे कौन है? चाइना, जो कि लगभग 50 गीगावाट ऑफ पम्प्ड स्टोरेज सपोर्टिंग है, एंड 1300 गीगावाट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी का उसके पास पम्प्ड स्टोरेज है। ठीक है, तो अगर हमें इन चीज़ों को अचीव करना है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पम्प्ड स्टोरेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करे। ओके, एंड इसके थ्रू हम जो हमारी शॉर्टेज होती है एनर्जी की, हम वो आसानी से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के लिए, पम्प्ड स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह क्या है, क्योंकि इसका मेंशन हुआ है बजट में, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है हमें जानना। ठीक है, ओके, तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो यही सब थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी चीज़ों को डेली टारगेट्स बना के उसको अचीव कर रहे होंगे। नहीं 100% अचीव हो रहा है तो उसको 50 to 80% अचीव करने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, कंसिस्टेंसी के साथ जब आप लगे रहेंगे किसी चीज़ में, तो वो शॉर्ट टर्म में तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाकी हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।